Welcome back, ninth class students. Here is the next definition, next term of motion, that is acceleration. In this video, we are going to cover the topic concept of acceleration, and after that, we are going to discuss about the graphs. Graph, how to make graph, distance time graph, velocity time graph. So, in this video, we are going to cover these two topics, acceleration and the topic of graphs. After that, we will cover the most important topic of this chapter, equations of motion. 3 equations of motions are there that we have to cover. But in this video, let's discuss about the acceleration and the graph. Acceleration. Acceleration क्या होती है? Acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity of the body with the time. Acceleration means rate. Rate का मीनिंग क्या बताया था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, किसमें, वेलोसिटी में, किसी बॉडी का टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। टाइम के साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी में, कोई मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूँ, मैं फर्स्ट आवर में मेरी वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर। मैं ना फर्स्ट आवर में पहले मेरी वेलोसिटी ना 5 किलोमीटर पर आवर थी, फिर मैंने ना नेक्स्ट आवर में मैं थक गई, जिसकी वजह से मैं अब सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ। तो देखना, मैंने 1 आवर टोटल 2 आवर में चली, जिसमें पहले मेरी स्पीड वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर, अब मेरी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी वेलोसिटी में चेंज आया टाइम के साथ। कितने टाइम में चेंज आया? ये 2 आवर्स में। कितने टाइम में चेंज आया? 2 आवर्स में। कितना चेंज आया? 5 माइनस 3 कर दोगे कि पहले 5 से चल रही थी, अब 3 से चल रही हूँ। ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने डिक्रीज का दिखा दिया कि मैं पहले 5 से चल रही थी और अब 3 से चल रही हूँ। तो मेरा चेंज कितना आया? 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आया, मतलब पहले कितनी थी और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई। पहले कितनी स्पीड से चल रहे थे, अब कितनी स्पीड से चल रहे हैं। अब पहले वाले को क्या कहेंगे कि वो वेलोसिटी है जब हमने नोट करना स्टार्ट किया, यानी टाइम 0, उसको इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। सेकेंड है v मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी, यानी हम उसे कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, जिस टाइम तक हमने नोट किया, हमने 0 टाइम से, क्योंकि 1 आवर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्टार्टिंग 0 आवर से हुई थी। ये तो जहाँ से हम नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बचा तो अभी 1 हुआ है या 2 हुए हैं, लेकिन हम लोग, मैं ये कहूँ कि 1 बचा हुआ है, बताओ 3 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे। या फिर मैं इसका ऐसा पूछ लूँ, अभी 1 बजा हुआ है, 2 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जहाँ से हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे 1 आवर से एक ये बोला ना 1 o'clock हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको माना जाएगा 0, कि यहाँ से हमने अपना टाइम स्टार्ट किया, हमने नोट करना यहाँ से स्टार्ट किया और मुझे 2 घंटे बाद का बताना है। तो मैं क्या करूँगी, 1 के बाद 2 के बाद 3, मतलब 3 बच जाएंगे। तो जहाँ से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं उसे टाइम 0 कह देते हैं, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जहाँ तक हमने नोट करना है उसे टाइम t, क्या पता हम 5 मिनट का नोट कर रहे हैं, 10 मिनट का, 1 घंटे का, तो टाइम t कुछ भी हो सकता है। उस टाइम की वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, की जहाँ तक हमने नोट किया वो वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो देखो चेंज होगा ही क्या, कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, कैसे माइनस करोगे, चेंज कैसे बताते हैं, 5 और 3 में कितना चेंज हो गया। तो क्या करते हो आप, 5 में से 3 माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज। ऐसे ही निकालोगे कि बाद में कितना आ गया, पहले कितना था, माइनस कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी को मैंने बताया v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो v माइनस यू, टाइम टेकन को t से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन में t। सो हियर इज द फर्स्ट formula related to acceleration.
नेक्स्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं कि इसको किस में मेजर किया जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आएगी, जो इसकी यूनिट है, बाएं में जो इसकी यूनिट है, यानी यूनिट ऑफ, ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बाएं में यूनिट ऑफ टाइम, दिस विल प्रोवाइड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, अब 3 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कितना हुआ, 2 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज की यूनिट वही आती है जो कि वेलोसिटी की थी। तो क्या आएगी इसकी यूनिट, किलोमीटर पर आवर। जब हम ज़्यादा में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी की, तो मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, बाय में सेकेंड, डबल टाइम सेकेंड हो गया ना कि ये भी बाय में ही है, तो मीटर बाय में सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड, ये बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। नाउ CGS यूनिट, व्हाट अबाउट द CGS यूनिट, CGS यूनिट यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अवर आंसर। नाउ अनदर यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, अगर हाई लेवल पे कैलकुलेट करना है तो ये किलोमीटर पर आवर, और टाइम आवर में तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नाउ acceleration is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it depend on two terms, change in velocity upon में time taken. Time taken is a scalar quantity. Time taken क्या था, एक scalar quantity थी, जबकि velocity एक vector quantity थी। Change में भी तो velocity आएगी 5 minus 3 किलोमीटर, तो आंसर तो वही आ रहा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, चेंज निकाल लें, तो क्या आएगा 5 minus 3 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर डिवाइड करेंगे स्केलर से, तो आंसर क्या आता है, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। कब क्या होगा इसको देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ v इक्वल्स टू u, v इक्वल टू u होने का मतलब क्या है, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपकी स्टार्टिंग में आप चल रहे हो, आपकी जितनी वेलोसिटी पहले थी, आप कुछ ट्रेवल कर गए, कुछ घंटे चले गए आगे, तब भी आपकी वेलोसिटी अगर उतनी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, पहले जितनी वेलोसिटी थी अब भी उतनी ही वेलोसिटी है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी। सो आपकी वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा तो v इक्वल्स टू u, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v और u दोनों इक्वल है, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो। जीरो बाय में कुछ भी करेंगे, टाइम कितना भी लोगे तो जीरो बाय में समथिंग जीरो, तो एक्सेलरेशन आ गई जीरो। ऐसा कब हुआ, जब आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो। वेलोसिटी कब नहीं बदलती, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर हमारी वेलोसिटी सेम चल रही है तब एक्सेलरेशन क्या जाएगी, जीरो। नेक्स्ट, इफ v इज ग्रेटर देन u, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब आप पहले कम स्पीड से चल रहे थे, अब आपकी स्पीड ज़्यादा है, पहले कम वेलोसिटी थी अब आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अब इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है जैसे 5 मान लिया और ये नंबर छोटा है, बाय में टाइम ले लेते हैं 1 आवर का जो हम नोट कर रहे हैं, तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर v बड़ा होता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है 0 से बड़ा, 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर v छोटा है u से, इफ v इज लेस देन u, अगर v छोटा है u से, तो अब की बार एग्जांपल उल्टा कर देते हैं कि हम पहले तो 5 की स्पीड से चल रहे थे, अब फाइनली हम 3 की स्पीड से चल रहे हैं, हमने अपनी स्पीड कम कर ली, तो इस केस में आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर हमारी स्पीड, इस केस में क्या हो रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, हम पहले कम स्पीड से जा रहे थे अब ज़्यादा से, जबकि थर्ड केस में हमारी स्पीड पहले ज़्यादा थी अब कम है, इसका मतलब हमारी स्पीड और वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर स्पीड कम होती रहती है, वेलोसिटी कम होती रहती है, तो v इज लेस देन u, इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव और लेस देन 0।
नेगेटिव मीन्स 0 से छोटे नंबर, सो एक्सेलरेशन 0 से छोटी आएगी मतलब कि नेगेटिव आएगी। तो ये 3 केस बनते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है। किसी भी बॉडी में अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है मतलब उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती जा रही है लगातार। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन बनेगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कब रिटार्डेशन लगती है, इफ वी अप्लाई ब्रेक, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो हमने क्या किया, हमारी गाड़ी चल रही थी, स्पीड में चल रही थी, हमने ब्रेक लगा के अपनी स्पीड को कम कर दिया। स्पीड कम होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, कि अगर एक्सेलरेशन बन रही है सेम स्पीड की, मतलब जो वेलोसिटी बदलेगी ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। जैसे पहले अगर 3 वेलोसिटी है, अब 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, मतलब बढ़े तो 1 ही बढ़े या 2 ही बढ़े, सेम रेट से अगर इंक्रीज करे तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन when velocity changes, जब इसकी velocity change होगी at a uniform rate, same speed से in equal interval of time। उन्हें टाइम इंटरवल्स पे नोट करोगे कि 1 आवर में उसकी 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चेंज होगी, अगले 1 आवर में भी उसकी 2 किलोमीटर पर आवर की ही चेंज हो रही है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए यूनिफॉर्म रेट से, मतलब इक्वल आए, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन, एग्जांपल है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी भी बॉडी को जब ग्रेविटी के अंदर छोड़ देते हैं, हम बिना फोर्स लगाए तो अपने आप नीचे गिर जाएगी, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये क्या करती है, इसकी स्पीड यहाँ कम है, यहाँ आके ज़्यादा हो जाएगी, जितना ही अर्थ के पास आएगी उतना ज़्यादा, क्योंकि जितना ही अर्थ के पास जाएगी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन फोर्स अर्थ से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो जितना नीचे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से ये जल्दी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, लेकिन जो ये बढ़ रही है ना, ये लगातार क्या कर रही है, इक्वल अमाउंट से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है, इसीलिए इसे बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम इसका बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यहाँ ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है टाइम वेलोसिटी, अगर इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, आपकी क्या हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो इक्वल के केस में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस केस में क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ग्राफ हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाले में भी कर चुके हैं, आगे भी आएंगे भी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, AC डॉट लगा के छोड़ देते हैं, मीन्स एक्सेलरेशन। अब बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। अब वेलोसिटी बदल रही है अनइक्वल अमाउंट से, पहले 2 इंक्रीज हुई, अब मान लो 3 इंक्रीज हो रही है, फिर 3.5 इंक्रीज हो रही है, मतलब इक्वल नहीं चेंज हो रही, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल। पहले 1 आवर में 3 चेंज हुई, 3 बढ़ गई, अगले 1 आवर में 3.5 इंक्रीज हो गई, अगले 1 आवर में 4 इंक्रीज हो गई। तो ये क्या अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है और टाइम इंटरवल सेम है, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कार जो रन कर रही है ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपकी क्या है, आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर आप नोट करो कि 1 आवर में पहले कितना चले अब कितना चले, तो आपकी बराबर से सेम स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो पा रही, तो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, या तो इस टाइप से, अगर ये डिक्रीज कर रही है, अगर ये इंक्रीज कर रही है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये था एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। अब देखेंगे हम ग्राफ का कंसेप्ट कि ग्राफ कैसे बनाने और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। Yes, so here is the next topic, graphical representation of motion. मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ से कैसे समझाते हैं कि ये कौन सा टाइप का मोशन है। 1 मार्क का ऑलमोस्ट टाइम ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, 1 से ज़्यादा
ज़्यादा का बेशक आ जाए, 1 का तो ऑलमोस्ट रहता है MCQ के फॉर्म में, या फिर वो आपको ग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा ग्राफ है, 1 मार्क में आ जाता है विद MCQ या फिर 1 वर्ड आंसर। सो देखिए क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके बिना आप नेक्स्ट टॉपिक भी नहीं समझ सकते, जो मैंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्राफ होता क्या है? अ ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी। एक ग्राफ क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को किन्हीं भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्या होती है? जो बार बार चेंज कर सके हम लोग अपनी मर्जी से, जैसे डिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैथ्स का नंबर है 1 को 2 थोड़ी ना बना सकते हैं बिना कुछ ऐड किए, तो ये तो क्या होते हैं, मैथ्स के नंबर कांस्टेंट होते हैं। जबकि कुछ चीज़ें हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई वेरिएबल्स ही तो होते हैं, वेरी होने के एबल। सो ये क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वेरिएबल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू बार बार चेंज की जा सकती है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज हो रही है, उन क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को दिखाने का कौन सा तरीका? इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में दिखाने का तरीका कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, इन क्वांटिटीज के बीच में उसे पिक्चर के फॉर्म में दिखाना, दैट इज नोन एज ग्राफ। द क्वांटिटी दैट इज वेरिड एट आवर चॉइस, वो क्वांटिटी जिसे बदला जा सकता है, हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जैसे हम लोग टाइम देख रहे हैं, टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया अब नोट करना किसी चीज़ को, तो वो 0 टाइम हो गया। हम लोग 1 घंटा नोट कर रहे हैं, हम 2 घंटे नोट कर रहे हैं, 3 घंटे तक नोट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी का भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नोट कर रहे हैं कि हमें इतनी देर ही नोट करना है, तो ये हमारी चॉइस की क्वांटिटी है टाइम। सो ऐसी क्वांटिटी जो कि हम अपने चॉइस से चेंज करते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी बात पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड अलोन, क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए बोला इंडिपेंडेंट, कि किसी और के कहने से, मतलब किसी और के चेंज होने से ये चेंज नहीं हो रही, हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस पे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ग्राफ में यही होती है कि एक्स एक्सिस पे कौन से को रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस पे कौन से को। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकेंड है दैट क्वांटिटी दैट इज वेरिड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने के साथ अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, उसके बदलने से ये बदल रही है, यानी वो उस पर डिपेंड करती है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वाई एक्सिस पे, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, टाइम कैसा बताया मैंने? इंडिपेंडेंट, हम अपने अकॉर्डिंग जितने भी आवर्स की ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, हमारी चॉइस है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता टाइम, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जबकि टाइम बदलने के साथ अगर हम चल रहे हैं तो डिस्टेंस अपने आप बदलेगा, चाहे हम टाइम के साथ डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, जब हम चलते जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी तो चेंज होगा कि अब हम इतना चल चुके हैं, अब हम इतना चल चुके हैं, तो टाइम के बदलने के साथ डिस्टेंस बदल रहा है, यानी वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इसे हमें वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टॉपिक स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद हम स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। मेनली 2 टाइप के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, इनसे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स हैं, काफ़ी कॉस्टली है। देखिए फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्टली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता किस बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। डिस्टेंस और टाइम से हमें मिलता क्या था? स्पीड ही तो मिलती थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी स्पीड को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीड निकालने के काम आएगा। सो इट विल रिप्रेजेंट स्पीड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट केस फर्स्ट, क्योंकि हमें ग्राफ पढ़ना है, इससे रिलेटेड काफ़ी अलग अलग केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी हिल ही नहीं रही, बॉडी मोशन में ही नहीं है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। देखो अगर बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब मैं मान लूँ कि बॉडी ना 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। जब हमने उसे देखा ना, वो 10 मीटर की डिस्टेंस ऑलरेडी कवर करके आ चुकी है। अब मैंने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, अब वो बॉडी वहीं के वहीं पड़ी है, 10 से आगे जा ही नहीं रही, यानी इसका मतलब वो चल नहीं रही, वो रेस्ट में है। तो मैंने जब उसे नोट किया तो वो 10 पर थी,
यानी मैंने नोट किया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, टाइम 0 पर वो यहाँ खड़ी है। फिर मैंने 1 सेकेंड के बाद देखा, फर्स्ट पॉइंट आपको टाइम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस। इसे सेकेंड में मेजर कर रही हूँ, इसे मैं मीटर में मेजर कर रही हूँ, ऐसा यूनिट पे काम कर रही हूँ मैं। तो 0 पे देखा तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ था। जब मैंने इसे 1 सेकेंड के बाद देखा तब भी ये रेस्ट पर है, इसकी वजह से ये अभी भी 10 मीटर डिस्टेंस ही वहीं पर ही खड़ी है। फिर मैंने 2 सेकेंड के बाद देखा, ये फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस करके वहीं ही है, आगे बढ़ी नहीं रही, 10 से ज़्यादा जा ही नहीं रही। फिर मैंने 3 के बाद भी देखा, 3 पर देखा, 4 पर देखा, ये हमेशा क्या है, 10 मीटर ही कवर करके खड़ी है, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं रही, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। तो ये जो ग्राफ मुझे मिला, ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। कब है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जब बॉडी रेस्ट पर है। तो मैंने लिख दिया पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि किसके पैरेलल है, सीधी लाइन आ रही है, इस लाइन के पैरेलल नहीं दिख रही आपको, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिल जाता है डिस्टेंस टाइम का अगर बॉडी रेस्ट पर हो। तो ये फर्स्ट केस था। नाउ टर्न ऑफ सेकेंड केस। सेकेंड केस, व्हेन द बॉडी इज एट इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, उसी को तो बोला था यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आना। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में। अच्छा, अब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, एग्जांपल जैसे 0 सेकेंड पे देखा तो उसने डिस्टेंस था 0, अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। आपने 1 सेकेंड के बाद देखा, उसका डिस्टेंस हो गया 20। आपने 1 सेकेंड के बाद मतलब 2 सेकेंड पर देखा, उसका डिस्टेंस प्लस 20 हो गया, फिर यानी 40 हो गया। फिर 1 सेकेंड के बाद देखा, 3 सेकेंड हो गए, फिर इसका 20 और बढ़ गया। फिर 4 पर देखा, फिर 80 हो गया, 5 पर देखा 100 हो गया। तो क्या हो रहा है, हर 1 सेकेंड में बढ़ता जा रहा है यहाँ टाइम, 20 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। तो इसी को कहते हैं कि ये बॉडी कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी जैसे जैसे जितना आप टाइम में चेंज करोगे, टाइम बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टाइम कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया कि टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम कम करोगे तो डिस्टेंस भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम 1 बढ़ा रहे हो तो ये डिस्टेंस भी 1 बढ़ेगा, उसके कितना भी बढ़ा लो, लेकिन जो एक बार बढ़ा दिया, अगर 1 बढ़ा रहे हो, ये 20 जैसे इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो अगर वहाँ 2 कर दोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, वहाँ 3 कर दोगे, उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ जितना करोगे उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ता रहेगा, इक्वली बढ़ेगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है किसी बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसे, जैसे मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ, टाइम 0 है, टाइम डिस्टेंस क्लियर है कि कहाँ पर क्या लेना है, टाइम 0 तो डिस्टेंस भी क्या आ रहा है इसका 0, यानी यहाँ पर आगे टाइम 1 सेकेंड तो इसने डिस्टेंस पहुँच गया 20 पर, टाइम 2 सेकेंड तो ये पहुँच गया 40 पर, 3 पर ये 60, 4 पर ये 80। तो इक्वल टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहे हो, इक्वल ही डिस्टेंस में भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 1 बढ़ा रहे हो तो यहाँ 20, लेकिन है तो इक्वल ना। सो यहाँ 5 तो ये 100, तो ये ग्राफ इनको मिला दो, कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। आपको ग्राफ दे देंगे ऐसे बना के, डिस्टेंस टाइम और सीधी लाइन, बोलेंगे ये ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको चूज करना है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है इस तरीके से। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या कैलकुलेट करने के काम आता है, स्पीड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम से ना पता ही क्या चलता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ कि इस बॉडी की स्पीड कितनी है, ये जो बॉडी का ग्राफ बना है मैं ग्राफ से देख के बता सकती हूँ उसकी स्पीड कितनी है। कैसे, या तो मैं नॉर्मली ऐसे बताऊँ 20, कैसे बताते हैं स्पीड का फॉर्मूला,
स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में टाइम होता है। अगर मैं इसका देख के बताऊं डिस्टेंस बाय टाइम 20/1, तो इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, 60/3 20 मीटर पर सेकेंड, 80/4 20 मीटर पर सेकेंड, 100/5 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। ये तो मैंने यहाँ से बताया। अगर मुझे ये दिया ही ना जाए, ग्राफ का यूज करके बताती हूँ मैं। देखिए मैं किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकालनी है ना, तो मैं कोई भी पॉइंट चूज कर देती हूँ। मान लो मैंने ये चूज किया, मैं नोट करूंगी यहाँ डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, टाइम दिखाता ना ये वाली लाइन, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये भी कितना आएगा 2, तो ये 2 सेकेंड का टाइम है। यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 40 मीटर, तो ये 40 मीटर के इक्वल आ गया। और ये 2 सेकेंड। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो अगर डिस्टेंस पर टाइम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हम ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस वैल्यू आ रही है, ये इसका टाइम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, हमें स्पीड मिल जाएगी। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड स्पीड। स्पीड या तो हमें वैल्यूज दी हो, इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने ग्राफ बनाया डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है यानी यूनिफॉर्म मोशन है। मुझे इस पॉइंट पे बताना है कि मेरी स्पीड कितनी, और आपको वैल्यूज दी नहीं हुई कि टाइम कितना है डिस्टेंस कितना है, तो क्या करना है। लेकिन आपको एंगल बताओ कि ये जो लाइन ढलान है इसकी, इसको क्या बोलोगे, इसकी ढलान ना, इसको बोला जाता है स्लोप। ढलान मतलब स्लोप, कि उसने कितना ढला, मतलब ये कितना बेंट है, कितनी ढलान पर है ये वाली लाइन, ऐसे है, कितने ढलान पर है, उसने कितना एंगल बनाया हुआ है। तो इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया है कि ग्राफ में जो एंगल बनाया हुआ है टाइम एक्सिस के साथ, अगर वो थीटा है, हम लोगों ने इस पॉइंट पर निकालनी है, तो इसको यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ पर कर दिया कि हम देखना चाहते हैं कितना डिस्टेंस है। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड निकाल लिया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस देखो ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट पर डिस्टेंस ए बी के जितना है। ए पॉइंट पर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, यहाँ से कैलकुलेट करके बताते हो ना, ए बी के जितना डिस्टेंस है तो ए बी लिखा। टाइम कितना है ए पर, कितना टाइम लगा, ओ ए के जितना, सॉरी ओ बी के जितना, इसे पॉइंट बी दिया हुआ है तो ओ बी के जितना ए बी बाय ओ बी। ये होता है परपेंडिकुलर राइट एंगल, 90 डिग्री का ट्रायंगल बना, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस 10th क्लास में टॉपिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैथ्स में आता है ये होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। फिलहाल सिर्फ यही कर लो कि परपेंडिकुलर बाय बेस आते ही आपको लिखना है tan, टेंजेंट थीटा, कि ये टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो ए बी बाय ओ बी, इसको बोलते हैं स्लोप, की ढलान कितनी है। ए बी बाय ओ बी ने क्या बता दिया हमें, एंगल के बारे में, और यही क्या है स्पीड है। तो अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हम स्पीड बता सकते हैं, स्पीड बताए तो एंगल बता सकते हैं, क्योंकि सभी इक्वल है। ये जो है इसको बोला जाएगा स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, कि ये ग्राफ लाइन कौन सी लाइन, इस टाइम ओ ए की बात चल रही थी, इसका स्लोप है, इसकी ढलान है, ग्रेडियंट है। स्लोप हमें क्या बता रहा है, स्पीड के बारे में। सो जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये रिलेट करता है, ये इंडिकेट करता है, बताता है हमें स्पीड के बारे में। सो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक रहता है और फिर आगे के स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी इज। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। फर्स्टली स्ट्रेट लाइन है यानी यूनिफॉर्म मोशन है, इतनी बात समझ आई। ए और बी दो अलग अलग है, दो अलग अलग ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं। इसमें बताना है विच ऑफ टू बॉडीज हैव ग्रेटर स्पीड, इनमें से किन की स्पीड ज़्यादा है, हमें इसके बारे में बताना है। अब स्पीड ज़्यादा कैसे पता चलेगी, अभी अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक किया उसमें क्या था कि स्पीड कौन बताता है, स्लोप। तो स्लोप चेक करो कि किसका स्लोप ज़्यादा है। देखो बी का स्लोप ये रहा, यहाँ से मान लो इसको θ1, ये है ए का स्लोप, तो अब आपको दिख ही रहा है कि बी में स्लोप जो है वो कम है ए के कंपैरिजन में। तो जो स्लोप बी का है वो लेस देन है स्लोप ऑफ ए से, और स्लोप बताता है स्पीड के बारे में, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड कम। तो इसके अकॉर्डिंग
जो स्पीड है ए की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बी। तो ग्रेटर स्पीड किसकी है? तो ये आंसर इस तरीके से निकाल लिया स्लोप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है केस थर्ड, लास्ट केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज आ रहा है। अनइक्वल चेंज आएगा तो बॉडी क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे एग्जांपल लिया, टाइम 0 सेकेंड है, डिस्टेंस 0 आया, टाइम 1 डिस्टेंस 5, 2 पर देखा 20, 3 पर 45 मीटर, 4 सेकेंड पे देखा 80 मीटर, 5 पे देखा 125। इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। ये टाइम एक्सेस, ये डिस्टेंस एक्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग 0 पर 0, 1 पर 5, ये रहा 1 पर 5, 2 पर 20, 3 पर 45 एंड ये 80। तो इनको जब मीट करवाते हो इस टाइप से ग्राफ दिखा रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन इफ स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इस केस में कर्व लाइन मिलेगी, और इस कर्व शेप को पैराबोला भी कहते हैं। इस शेप का नाम है पैराबोला। सो उसको पैराबोला कहते हैं, आप कर्व लाइन भी बोल सकते हो। इन केस ऑफ रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन मीन्स आपकी क्या आती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी वेलोसिटी लगातार कम होती जाए, तो उस केस में क्या होगा? जो स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बनेगा वो रिवर्स हो जाएगा। अब तक ये ग्राफ कैसे ज्यादा था? इस डायरेक्शन में ऊपर, तो अब ग्राफ कैसा होगा? इस डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ग्राफ जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था कब? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। उस केस में हम लोगों ने स्पीड चेक की थी, मैंने अभी भी आपको स्पीड कैलकुलेट करके बताई थी बॉडी की ग्राफ से। उसमें क्या दी थी? हर बार स्पीड हमारी 20 मीटर पर सेकेंड ही आई थी। 20/1 किया, 40/2 किया, जो लास्ट अभी करवाया। सो क्या आती है? स्पीड क्या रहती है? सेम। अगर स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0। इसका मतलब यही है ना कि एक्सेलरेशन क्या आती है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्पीड में चेंज ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस केस में सीधी लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, यानी एक्सेलरेशन 0 होती है। सो तीनों को कंबाइन कर दिया अब तक जितना बड़ा। एक्सेलरेशन अगर 0 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। यहाँ पर इसे क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन का केस। ये दोनों क्या है? नॉन यूनिफॉर्म के। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ इस तरीके से कर्व लाइन बनेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कर्व लाइन बनेगा, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। So it's all about the distance time graph. The next term that we are going to cover is the speed time graph or velocity time graph.